वेलकम टू HRNO जस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस। टाइम सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं आजकल विभिन्न टाइम जोन्स के बारे में, नेचुरल टाइम जोन्स के बारे में, जिसको कि एक आम आदमी राशि या ज़ोडिएक साइन के नाम से समझता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा साइन, ए सेगमेंट ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड सेजिटेरियस या धनु। धनु राशि, धनु लग्न या आपका सूर्य, यदि सूर्य राशि आपकी धनु हो। देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सम टाइम्स अगो, बहुत पहले हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सीरीज़ शुरू करते थे वो धनु राशि से करते थे। दिस इज़ द बायोलॉजिकल फादर। तो कुछ समय बाद जब हमने और एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारी जो टाइम सेंस की सीरीज़ है वो असेंडेंट यानी कि मेष से शुरू होने लगा। सबसे पहले यहीं से ही शुरू हुआ करता था। द फर्स्ट नक्षत्र वॉज मूला, और धनु राशि से ही टाइम सेंस की हमारी शुरुआत होती है। ये टाइम सेंस की शुरुआत किस लिए होती है? जैसे कि धनु का मतलब होता है धनुष, यानी कि एक रेडीनेस टू फायर, ए रेडीनेस टू एक्सप्लोर, ए रेडीनेस टू इनिशिएट। और यही कुछ होता है धनु राशि के जातकों के साथ और उनकी मॉनेटरी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। दे आर रेडी, they are always ready, they are looking for opportunity, they are looking for change, और ये चीज़ उनको बाकी सभी टाइम जोन से अलग बनाती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जब टाइम जोन होती है, टाइम जोन एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगी विच इज़ कॉल्ड कैप्रिकॉर्न DC, बट उससे पहले ये इस टाइम जोन का आखिरी पड़ाव है विच इज़ कॉल्ड सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सेजिटेरियस साइन के अंदर असेंडेंट और फोर्थ लॉर्ड दोनों जुपिटर ही होते हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति यहाँ पर 8th के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि विपत्तियों से निकलकर एक नया शुभारंभ या एक नई ज़मीन। तो अक्सर जो सेजिटेरियस लोग होते हैं वो लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का जो उनका कारण होता है वो ये होता है उनकी पुराने वर्क या पुरानी चॉइसेस की फेलियर। और अगर किसी वजह से वो अपनी किसी पुरानी चॉइस के ऊपर टिके हुए भी होते हैं, सिलेक्शन पे टिके हुए भी होते हैं, अथॉरिटी या पोजीशंस पर टिके हुए भी होते हैं, देन ऑल्सो दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेशन साइन, एक्सप्लोरेशन टू ऑल न्यू पॉसिबिलिटी, टू गिविंग ए न्यू बर्थ। कुछ नया करने की इच्छा, कुछ सृजन करने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा, और यही चीज़ उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आती है। स्टॉक्स में भी ऐसा होता है और इंडिविजुअल्स के साथ में भी। स्टॉक्स की भी टाइम साइकिल्स होती हैं और इंडिविजुअल्स की भी टाइम साइकिल्स होती हैं। सजिटेरियस के अंदर सेकंड हाउस ऑफ फाइनेंस और थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट दोनों का ही इंचार्ज सैटर्न होता है। सैटर्न यानी कि स्लो, सैटर्न यानी कि डिसिप्लिन, सैटर्न यानी कि रूल, सैटर्न यानी कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, सैटर्न यानी कि स्टेप बाय स्टेप आदमी की प्रोग्रेशन। और ये सैटर्न इनके 5th के अंदर एक्सॉल्ट डिब्लीशन स्थिति के अंदर पहुंचता है और 12th के अंदर इनके एक्सॉल्टेड स्टेट के अंदर पहुंचता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी पुराने को कॉन्टिन्यूटी पैटर्न के अंदर रखने में इंटरेस्टेड नहीं होते या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड मोर। सो ऐसे व्यक्तियों को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि एट द टाइम जब चीज़ मैच्योर हो जाती है, जब चीज़ पकने के लिए तैयार हो जाती है, जब स्टॉक्स रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब उनकी इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न्स देने के लिए रेडी होती है, वो उस समय क्विट कर देते हैं। और ऐसा बहुत बार शायद आपने देखा हो, और आप इस बात से अपनी टेंडेंसी भी पहचान सकते हैं कि आपने एक स्टॉक लिया, स्टॉक लेने के बाद आपने उसमें वेट किया, वेट करने के बाद अब जब उसके मैच्योर होने का टाइम आया
उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट या वॉल्यूम आया और आप उस समय उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। आप सोचते हैं इतने दिनों से पड़ा था, कुछ हो तो रहा नहीं था, होता तो है नहीं, लेट मी क्विट आउट ऑफ इट। और जैसे ही आपने बेचा, वहाँ से बेचने के बाद आपका स्टॉक रात दिन करके घोड़े की तरह से चलना शुरू हो गया और उसके अंदर एग्जाम्पलरी बेनिफिट्स हुए। सो ये इस लगन का, इस ज़ोडिएक साइन या इस टेंडेंसी या इस इमोशन या इस टाइम की सबसे बड़ी व्याख्या है। एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस में हम जो चीज़ें समझते हैं, स्टॉक्स के बिहेवियर समझते हैं या ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से समझते हैं। सजिटेरियस के अंदर जो फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ स्टॉक्स, हाउस ऑफ होल्डिंग्स, हाउस ऑफ एसेट्स होता है, वो भी इन्हीं की तरीके से होता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि दे शुड हैव अ बिग, दे शुड स्टार्ट, दे शुड हैव न्यू थिंग इन देयर पोर्टफोलियो एंड दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। ये जो सर्चिंग, ये जो एक्सप्लोरिंग नेचर है, जो बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस का प्रोसेस है, ये इनको सफलता प्राप्त नहीं करने देता। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए इनको क्या करना चाहिए? इन सफलता को प्राप्त करने के लिए इनको वीनस का सहारा चाहिए। सिक्स्थ और 11th की इनकी कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत अच्छी होती है। सिक्स्थ और 11th का मतलब क्या होता है? सिक्स्थ होता है हाउस ऑफ कंपटीशन और 11th होता है हमारा गेंस। यानी कि ये जब तक कि अपने मनी के माध्यम से, लिक्विड कैश के माध्यम से उस कंपटीशन को नहीं लड़ेंगे, तब तक इनको सफलता नहीं मिलेगी। जीवन के अंदर ऐसे लोग अक्सर अपनी पत्नी या अपने सहयोगी या फीमेल रिलेटिव्स या मित्रों के साथ काम करके सफलता लेते हैं। और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग बैंक्स के स्टॉक्स शेयर्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक शेयर्स या NBFCs के स्टॉक शेयर्स या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड, मीडियम टर्म नोट्स, SBLCs, इन सब चीज़ों के अंदर काम करके अपने आप को बेनिफिट के अंदर लेकर आते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी होती है, इनके लिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है इनकी पोजीशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग सिस्टम इनके लिए इसलिए इनसिक्योर्ड होता है क्योंकि इनके 10th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं लियो साइन आता है। लियो साइन का मतलब होता है 10th हाउस के अंदर कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने पास्ट से हॉन्टेड रहते हैं। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि इफ़ दे विल नॉट सक्सीड, अगर वो कहीं पर इस कंपटीशन को हार गए, सो समथिंग विल हैपन, दे विल फाइंड नो सेंस ऑफ देयर लाइफ। ये इसलिए भी होता है क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप के अंदर हमने देखा है कि 5th और 12th का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। और ये इनके अंदर एक ऐसी उत्तेजना, एक ऐसा वॉल्यूम, एक ऐसा बड़ा करने की इच्छा, यानी कि स्टॉक्स को इकट्ठा ले लेने की इच्छा और फिर उसको देखकर सीखना और फिर दोबारा उसी विशियस साइकिल के अंदर चले जाना इनकी टेंडेंसी होती है। तो ये भी ये इसीलिए करते हैं बिकॉज समहाउ दे वांट टू बिकम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दे जस्ट वांट टू बिकम द सुपीरियर, द मास्टर, द सेयर्स। और जब भी ऐसा हो, यह आपकी ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा घातक निशानी होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट आपकी ईगो को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। स्टॉक मार्केट इज़ अ मार्केट जहाँ पर आपको अपने डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस लेने होते हैं, जहाँ पर आपके पास एक डेफिनेट स्टॉप लॉस होता है, एक प्रॉपर रिस्क होता है, एक प्रॉपर रिवॉर्ड होता है। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड ना होने के कारण आप उसको जब भी ट्रेड को एक्सपैंड करते चले जाएंगे, वॉल्यूमस करते चले जाएंगे, बड़ा करते चले जाएंगे, वाइल्ड करते चले जाएंगे, आपको नुकसान होगा। एक चीज़ और इस हॉरोस्कोप के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी की होती है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग मिस्टेक जो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राहु और द र्यूमर्स। अगर र्यूमर्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर विदाउट एनालिसिस काम किया जाए तो यहाँ पर असफलता होने की सबसे मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वह कहीं पे पैशन मौजूद है, आपके पास कहीं पे अपने आप को प्रूव करने की क्षमता मौजूद है। आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉल्यूम्स के अंदर काम करना चाहिए, बहुत बड़ा काम करना चाहिए। तो अचानक जब आप इस तरह के वेंचर्स करते हैं, जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जब आप इस तरह के कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, तो आपको उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अचानक ऐसे लगा कि आपका जो निर्माण है, आप जो बने हैं इन बड़े कामों को करने के लिए बने हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है।
ओनली स्मॉल ब्रिक्स जो होती है वो जब इकट्ठी होती चली जाती हैं तो दे बिकम अ वॉल, एंड मैनी ऑफ द वॉल्स दे बिकम ए हाउस। सो किसी भी मकान का निर्माण सिर्फ एक ईंट से शुरू होता है, वह ईंटें जुड़नी चाहिए, और यह बात समझने के लिए ट्रेडर को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी से गुजरना पड़ता है। इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं या इस तरह के जो स्टॉक्स भी होते हैं, इनके अंदर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट टू हुम? डिस्ट्रस्ट टू सेल्फ, अपने ऊपर डिस्ट्रस्ट होना, या ये बात मान लेना दैट आई एम इनकम्प्लीट। दूसरी सबसे बड़ी चाहत क्या होती है, जैसा कि मैंने आपसे बात करा, द रूल्ड बाय द वीनस, दैट इज द कैश एंड द मनी। दे सडनली वांट दैट मनी, दे वांट बिग बिग मनी। एंड द थर्ड, जैसा कि मैंने आपसे बात करी, दे वांट अथॉरिटी और स्टेबिलिटी, और व्हाट दे वांट इज दैट दे शुड बी रनिंग द वर्ल्ड। जो इस प्रकार की कॉम्बिनेशंस होती हैं, इन प्रकार की कॉम्बिनेशंस को जीतने का भी फॉर्मूला इसी के अंदर ही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक पेड़ के ऊपर विष फल होता है, और वो जो फल है, विष जो है, उसी की जो दवा है वो उसका पत्ता है। ऐसे ही जैसे सांप के काटने की जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनती है। तो इसी प्रकार से इस हॉरोस्कोप के अंदर भी जो सबसे बड़ी दवा है वो है इसका मनी मैनेजमेंट, वो है इसका एट द टाइम ऑफ क्राइसिस द एक्टिंग फार्मूला। और इसके पास जो एक्टिंग फार्मूला है वो बहुत सिंपल है। इट इज़ कॉल्ड 3 स्टेप फार्मूला। द नंबर 1 इज़ नो व्हेन टू क्विट। नंबर 2 थिंग इज़ you must know how much amount you have to invest in it, and the third is the clarity of the game, the clarity of the gain. ये एक टेंडेंसी मैंने बहुत ज़्यादा बाज़ारों के अंदर, स्टॉक्स के अंदर और कई बार इंसानों में भी देखी है। जब हम पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं या जिस समय के ऊपर हम एस्ट्रो टेक्निकल की डिटेलिंग करते हैं, बेसिकली पीपल दे आर नॉट क्लियर कि आप इस स्टॉक से चाहते क्या हैं। आपने एक 20 रुपये का शेयर लिया और आपका वो शेयर बढ़कर विद द टाइम 35 रुपये 40 रुपये हो गया, और अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं साहब 40 का हो गया, 60 का हो जाएगा, चलो 60 का भी हो गया। अब आप क्या कहते हैं, साहब ये तो 100 रुपये हो जाएगा, और वो 60 रुपये से सीधा आकर फिर 20 रुपये हो गया। यानी कि आपको ना तो टाइम सेंस का आभास है, ना आपको आपके टारगेट्स का आभास है। आप अपने बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। सपोज़ आप किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं या कोई सर्विसेज मार्केट को देते हैं, तो आपकी एक परसेंटेज फार्मूला होता है कि साहब मैंने 10 रुपये का सामान लिया, मैं इसके ऊपर अपने ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स, अपनी कैपिटल के एक्सपेंडिचर्स, डेप्रिसिएशन, ये सब मिलू के इसको 11 रुपये में बाज़ार में बेचूंगा, 12 रुपये में बेचूंगा, 13 में बेचूंगा, 15 में बेचूंगा। तो वो फार्मूला या फॉर्मलाइजेशंस आपके पास स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर अचानक एक लालच, एक फियर और ग्रीड के बीच का एलिमेंट घुस जाता है। आप 10 रुपये की चीज़ लेते हैं और उसको 50 रुपये तक भी नहीं बेचते। क्या आपको 10 रुपये की चीज़ के ऊपर 100% प्रॉफिट 20 रुपये काफ़ी नहीं है? क्या आप इसके बाद कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? क्या आपके पास सिस्टमैटिक ट्रेड की एक स्ट्रेटेजी है? नहीं है। यही कुछ है धनु राशि से सीखने के लिए, धनु राशि के स्टॉक्स से सीखने के लिए, कि जब तक आप अपनी परसेंटेज ऑफ गेन्स भी डिसाइड नहीं करेंगे, आप उसके अंदर कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। यू मस्ट हैव अ विजन कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट करी है ये कितने रुपए के लिए करी है और कितने टाइम के लिए करी है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हमें 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है और 2 ही दिन में वह इन्वेस्टमेंट हमारी डबल हो जाती है, 20 रुपये हो जाती है। उसके बाद भी बाज़ार में लोग माल नहीं बेच रहे हैं या उसके बाद भी प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं, एज इफ़ द होल मनी ऑफ द वर्ल्ड दे वॉन्ट इन दिस सौदा ओनली। केवल इसी सौदे के अंदर इनको पूरे विश्व का और सारे संसार का पैसा मिल जाए। 1 आवर की कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड करते समय लोग ये सोचते हैं कि ये 1 आवर की कैंडल स्टिक आपको 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ की कैंडल जितना प्रॉफिट दे दे। आई एम रियली अमेज्ड हाउ इट कैन बी पॉसिबल।
सो धनु राशि की टाइम सेंस यही है, आप जितनी परिधि के अंदर काम कर रहे हैं, जिस परिधि के अंदर आप चल रहे हैं, आपको उसी परिधि को करना होगा, अदरवाइज आप इस चीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे। इसी प्रकार की अगली इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम एक और साइन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, दैट इज कैप्रिकॉर्न। सो डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।